नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला। देश की सियासत में आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। एक के बाद एक बीते कई सालों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीत के कई झंडे गाड़े हैं और दूसरी तरफ एक समय देश की सबसे बड़ी और प्रभावशाली पार्टी रही कांग्रेस दिन ब दिन अपने ही बनाए जाल में फंसती जा रही है। हिमाचल और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजों को यदि छोड़ दें तो 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस की हालत लगभग खराब रही है। कांग्रेस और ज़्यादातर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लामबंद हो रहे हैं, लेकिन भारत की राजनीति में भाजपा का विरोध का मुद्दा बनाया जाना कोई नई बात नहीं है। अनेक राजनीतिक प्रयोग भाजपा के विरोध के नाम पर होते रहे हैं, जिसे सुविधा के दृष्टिकोण से सेकुलर दलों की एकजुटता कहा जाता रहा है। ताज़ा प्रयोग में अभी भले ही ऐसा लगता हो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ तनातनी है, लेकिन बात इससे गहरी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए लाए गए अध्यादेश के विरोध में सारे दलों की सहमति की शर्त रखी। तुरंत उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि जब अनुच्छेद 370 हटाने की बात कही जा रही थी तब ये दल शांत क्यों थे। उमर अब्दुल्ला की आधी अधूरी बात को असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहकर साफ कर दिया कि जो दल अनुच्छेद 370 हटाने पर चुप रहे वे सेकुलर कैसे हो सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अनुच्छेद 370 की पक्षधरता सेकुलर होने की कसौटी है। यह वह असदुद्दीन ओवैसी मानते हैं जो स्वयं मुस्लिम लीग की एक शाखा हैं, और ये वही मुस्लिम लीग है जिसे हाल ही में कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका में सेकुलर होने का प्रमाण पत्र दिया था। माने जो चीज़ राहुल गांधी की दृष्टि में सेकुलर है, खुद उसकी दृष्टि में राहुल गांधी सेकुलर नहीं है। इस सेकुलरिज्म की बारीक मीमांसा होना बेहद ज़रूरी है। अनुच्छेद 370 का व्यवहारिक अर्थ ऐसे समझा जा सकता है कि अगर कश्मीर की कोई महिला किसी पाकिस्तानी से विवाह कर लेती है तो उसका कश्मीर की नागरिकता बनी रहती, लेकिन अगर वह शेष भारत के किसी पुरुष से विवाह कर लेती तो उसको कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाती। माने अनुच्छेद 370 पाकिस्तान के विचार का विस्तार करने वाली डोर था। इस राजनीति ने पाकिस्तान के विचार के विस्तार को सेकुलरिज्म के नाते पूरे तंत्र तक फैलाने का प्रयास किया है, और बारीकी से यदि देखें तो सेकुलरिज्म की यही आशय हमें नजर आता है कि हिंदू विरोध जहां तक हो सके वहां तक किया जाए और इस्लाम का तुष्टीकरण जहां तक हो सके वहां तक किया जाए। किस इस्लाम का तुष्टीकरण? सिर्फ वोट बैंक का तुष्टीकरण नहीं, सिर्फ अपराधियों का तुष्टीकरण नहीं, सिर्फ पैन इस्लाम का तुष्टीकरण नहीं, सिर्फ आतंकवाद का तुष्टीकरण नहीं, बल्कि इस धारणा का तुष्टीकरण कि जिस स्थान व्यक्ति इमारत पर एक बार इस्लाम को मानने वाले का कब्जा हो जाए, सेकुलरिज्म के नाम पर उसे हमेशा के लिए इस्लामी बनाए रखा जाए। देश की जनता को, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, इन प्रयासों से सावधान रहना बेहद ज़रूरी है। अगर भविष्य में पता चलता है कि सारी कवायद किसी बाहरी ताकत के इशारे पर हो रही है तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, लेकिन तब शायद उसमें सुधार करने का अवसर जनता के हाथों से निकल चुका होगा। ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटक में आम लोग आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस्लाम के भारत में विस्तारवाद की धारणा सेकुलरिज्म की उसी परिभाषा की पुष्टि करती है जो अरुण शौरी ने कभी दी थी। उन्होंने कहा था, भारत में सेकुलर होने का अर्थ है कि अगर मुसलमान अपने मजहब पर 200% कायम रहता है तो वह सेकुलर है, और अगर हिंदू अपने धर्म को 100% नकार देते हैं तो वो सेकुलर हैं। इसकी प्रतिछाया कई ढंग से देखने को मिलती रही है। स्थिति ये है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक कहते हैं कि भारत में रहने वाले हिंदू हों या फिर मुसलमान, सबका डीएनए एक है, तो तमाम सेकुलर तत्वों को ये भी बेहद आपत्तिजनक लगने लगता है। जैसे कि ये धारणा भी सेकुलरिज्म के लिए ज़रूरी हो कि भारत में रहने वाले मुसलमान तो दूसरे देश से आए हैं और उनका बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ किसी तरह का कोई तालमेल हो ही नहीं सकता। कथित तौर पर विपक्ष की कथित एकता भले ही फौरी तौर पर अपने स्थानीय या फिर छुटभइये नेताओं का कद और महत्व बनाए रखने, उनके परिवारों के राजनीतिक आर्थिक हितों की रक्षा करने, उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से बचाने जैसे तात्कालिक मुद्दों तक सीमित रही हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि विपक्ष एकता का मूल उसी हिंदू विरोध में है जिसे सेकुलरिज्म कहा जाता है, जिसके नाम पर कर्नाटक में सरकार में आते ही कांग्रेस कन्वर्जन विरोधी अधिनियम समाप्त करने और गौ हत्या को मंजूरी देने की बात कहती हुई दिखाई देती है। इससे सेकुलरिज्म के मानदंड पर कांग्रेस का कद बढ़ जाता है। जाहिर तौर पर ऐसे में बड़ी लकीर खींचने के लिए बाकी दलों को कुछ करना पड़ेगा
और फिर हिंदू विरोध की प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। ये बहुआयामी प्रतियोगिता किसी भी स्तर पर की जा सकती है। देश की जनता को, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, इन प्रयासों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। अगर भविष्य में पता चलता है कि सारी कवायद किसी बाहरी ताकत के इशारे पर हो रही है तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। देश में इस समय जैसे विपक्ष सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, उस पर आपका क्या मानना है? कि वाकई विपक्ष सेकुलर है या फिर सेकुलर होने का ढोंग कर रहा है? इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ रूम पोस्ट को देखते रहें। धन्यवाद।